एस्ट्रोगुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक अनूठे विषय पर। विषय है देह व्यापार में संलिप्त ग्रह योग कौन से होते हैं। जी हाँ, और ये विषय हमने इसलिए बताना आवश्यक समझा क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, आदमी सुंदरता के चक्र में पड़ कर के किसी के चरित्र को न देखकर सिर्फ उसके साथ अपने संबंध व्यक्तिगत रूप से जोड़ लेता है, चाहे शादी विवाह हो चाहे मित्रता हो। ये सब करने से पहले हमें थोड़ा सा सावधान होकर के ज्योतिषीय इन मतों को जरूर जान लेना चाहिए। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रायः ये देह व्यापार करवाने में मनुष्य को जातक हो या जातिका को संलिप्त कर देते हैं। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो जातक और जातिका को परपुरुषों से या पर स्त्रियों से जोड़ देते हैं। सिर्फ ग्रह योग हैं, ये प्रकृति है मित्रों। यहाँ पर सब कुछ ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ने बनाया है तो मनुष्य उसी तरह बन जाता है, और ईश्वर ने अपनी प्रकृति को ग्रहों के आधारित कुछ क्रम छोड़ दिए हैं। तो उन ग्रहों से सावधान करने के लिए सिर्फ ज्योतिषी लोग अपने विचार देते हैं। अतः यहाँ किसी को भी किसी पर यह न लगे कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ। तो चलिए, पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि जन्म कुंडली मिलाने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गुण चाहे 32 मिल जाए और चाहे 36 मिल जाए, परंतु अगर राशि मित्रता नहीं मिल रही है तो कुंडली बिल्कुल भी शादी की योग्य नहीं होती। दूसरी चीज़ है, यदि नाड़ी दोष लग जाए तब भी शादी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, मंगलिक के साथ मंगलिक लड़का हो या लड़की, दोनों मंगलिक हो तब ही शादी करें, और शादी अपने से बराबर करना चाहिए एवं अपने गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ये तो रही सचेतना की बात। अब हम आइए चलते हैं, देखते हैं कि वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जातक, जो बहुत ही ज़्यादा कामुक होते हैं और कामुकता में इतना ज़्यादा बहक जाते हैं कि कुछ अन्य कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं कि उन्हें जिस्म का बिजनेस करना अच्छा लगने लगता है। तो उन ग्रहों को हम जानते हैं, समझते हैं। आइए, तो मैं हमेशा की तरह एक जन्म चार्ट, लग्न चार्ट ले लेता हूं, जो कि आपके सामने है। ये मेष लग्न का चार्ट। अच्छा, चार्ट कोई भी हो, अनुमान आपको लगाना है, क्योंकि आपके किस लग्न में आपका जन्म हुआ है ये तो हमें नहीं पता, परंतु उदाहरण के लिए आप इस कुंडली से जान सकेंगे। नंबर 1, लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं और 12वें घर के स्वामी को द्वादशेश कहते हैं। तो द्वादशेश और लग्नेश अगर एक इकट्ठे होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, या एक दूसरे से केंद्रवर्ती हों, या आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हों, तो पर्वत योग का निर्माण होता है। और इस योग के चलते ही जहां वह आदमी भाग्यशाली तो होता है, विद्या में भी ऐसा व्यक्ति आगे रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्मशील भी होता है और दानी भी होता है, कीर्तिमान यशस्वी भी होता है, और घर जमीन का अधिपति भी होता है। लेकिन वहीं पर इस व्यक्ति के अंदर काम लोलुपता होती है, और कभी कभी पर स्त्री, यहाँ तक काल गर्ल करने वाला भी होता है। ये हो गया एक योग। आपको हम चिन्हित करके जो समझा रहे हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे। नंबर 2, अगर लग्नेश यानी लग्न का मालिक 7वें घर में, जहाँ 7 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं, अगर स्त्री है
तो पति का घर और पुरुष है तो स्त्री का घर। तो अगर लग्नेश सप्तम स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे आदमी की रुचि विपरीत सेक्स यानी अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक होती है और उस व्यक्ति का पूरा चिंतन मनन विचार व्यवहार का पूरा केंद्र बिंदु उसका वही विषय होता है, उसी का चिंतन वो करता है। चलिए, नंबर 3, हमेशा इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। तुला राशि के अंतर्गत चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाएं जिस जातक के, उस व्यक्ति के अंदर भी काम वासना कई गुना बढ़ जाती है। अगर इस युति पर राहु और मंगल भी देख दे तो जातक अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ठीक है, तुला राशि में अगर 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति में भी यह कामुकता अधिक हो जाती है। 7वें घर में शुक्र की उपस्थिति जातक को वासनायुक्त बनाती है। अगर शुक्र के ऊपर मंगल का अथवा राहु का प्रभाव हो जाए तो जातक को काफ़ी लोगों से शारीरिक काल गर्ल से संबंध बनाने के लिए उकसाया करता है। शुक्र मंगल के साथ अगर युति करता है तो जातक में सेक्सुअल वासना की काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा सेक्स होता है। और शुक्र मंगल की एक जगह ही उपस्थिति युति 8वें 12वें घर में हो जाए तो जातक बहुत ज़्यादा ये वासना युक्त हो जाता है। इन ग्रहों के चलते मनुष्य के स्वभाव में, प्रकृति में ये घुल जाता है। मजबूरी है, किसी का दोष नहीं है, यह प्रकृति ही ऐसी है। द्वादश भाव के स्वामी का मुख्य रोल होता है। याद रखिए, किसी भी मनुष्य को इस विषय वासना की तरफ भागते हुए अगर देखा जाए तो उसमें द्वादशेश की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। अगर द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में आए या लग्न में आ जाए तो वह मुख्यतः शुक्र या मंगल हो कहीं, तो ऐसा जातक स्वभाव से लंपट और बहुत सारी स्त्रियों से रिश्ता रखता है। चौथे, 7वें और 12वें घर में हो या फिर इन दोनों ग्रहों का संबंध बन रहा हो तो जातक के अत्यंत कामी होने का संकेत मिलता है। अगर ये ग्रह अधिक बलवान हो तो जातक समय और दिन रात की मर्यादा भूलकर सदैव सेक्स को आतुर रहता है, क्योंकि मंगल मनुष्य के अंदर जोश देता है और शुक्र होश गंवा देता है, शुक्र भोग देता है। अतः इन दोनों की युति होने पर अधिकांश कुंडलियों में ये प्रभाव सही पाया जाता है और ये बात वैध एवं अवैध दोनों संबंधों पर लागू होती है। देखिए, कुंडली का जो चतुर्थ हाउस है, 4th हाउस है, ये सुख भाव को दर्शाता है और 7वां भाव मनुष्य के गुप्त अंग को दर्शाता है, यानी सीक्रेट पार्ट को, और 12वां भाव शय्या सुख। अतः सप्तमेश और बेश की युति चौथे, 7वें या 12वें में हो तो जातक या जातिका अति कामुक एक्स्ट्रा सेक्स वाले होते हैं और काल गर्ल के दीवाने होते हैं, यानी कि देह व्यापार, जो मैंने आपको कहा। जातिका की कुंडली में यदि सप्तम में शुक्र और राहु या फिर चंद्रमा और राहु हो और 12वें में बृहस्पति हो जाए
तो अधिकतर मामलों में पाया गया है कि शादी के बाद भी अपोजिट सेक्स से शारीरिक संबंध बनते हैं अवैध, तो तब ऐसी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। एक्स्ट्रा सेक्स यदि वे सरकारी प्राइवेट नौकरी में हो तब भी। जातक जातिका कुंडली में गुरु और शुक्र समसप्तक हो तो भी अतिकामुक योग होता है, और ये योग वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ के निजी सुखों अर्थात पर्सनल रिलेशनशिप में वृद्धि करता है। और जातक एक्स्ट्रा सेक्स के मामले में अगर मंगल और शुक्र समसप्तक हो तो योग की सार्थकता सिद्ध होती है। ये तो बात सबको पता है कि बुध और शनि अगर सप्तम में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति में भोग शक्ति नहीं होती, जातक हो या जातिका हो। तो ऐसे भी रिश्तों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मेरा भाव कहने का यही है। तो इस तरह से सचेत रहना, सुंदरता की तरफ न देख करके सिर्फ और सिर्फ चरित्र को देखना अति आवश्यक है। सावधान रहें, जीवन सुखी रखें। तो लेते हैं विदा आप सभी से, पुनः किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपके हमें टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर टिप्पणियाँ दें। लेते हैं विदा आप सभी से, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।